हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, चैप्टर 10, क्लास 10, पार्ट 2। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि ह्यूमन आई का मेन फंक्शन क्या है, कॉर्निया या जो उसके डिफरेंट पार्ट थे, आइरिस, लेंस, इन सब चीज का फर्क। इसके अलावा जो आई में डिफरेंट डिजीज होता है, इसके बारे में डिटेल हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा। अभी के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस होता है या टिंडल इफेक्ट होता है या जो सनलाइट और सनराइज और सनसेट होता है उसके बीच में टाइम डिफरेंसेस होता है, इसको हम लोग डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। बोला कि पोर्शंस ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, इसमें बोला कि कंसीडर ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, इट हैज द टू ट्रायंगुलर बेसेस एंड थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। एक अगर ग्लास प्रिज्म को हम लेते हैं तो उसमें टू ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं और इसके साथ साथ थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होते हैं। दिस सर्फेसेज आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, और ये सर्फेसेज एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तब जाकर ग्लास प्रिज्म बनता है। एक बात याद रखिएगा कि एयर में अगर लाइट है, अगर एयर से कोई लाइट आ रहा है वो रेयर मीडियम होगा, और अगर वही प्रिज्म में इंटर करेगा वो डेंसर मीडियम होगा, और डेंसर मीडियम जैसे ही होगा तो लाइट रिफ्लेक्ट मुड़ जाएगी किधर, टुवर्ड्स नॉर्मल। The angle between its two lateral faces is called the angle of prism. The angle between its two lateral faces, दो lateral faces के बीच में जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, तो इसको आप देख लीजिएगा कि एंगल ऑफ प्रिज्म का मतलब द डिफरेंस, द एंगल बिटवीन द टू लेटरल सर्फेसेस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो लेटरल सर्फेसेस के बीच के जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ये बढ़िया सा पॉइंट है। इधर इसमें बोल रहा है कि पी क्या है। एक यहाँ देखिए एयर वाला सोर्स है, तो यहाँ पर रेयर मीडियम हो गया, पी जो हुआ इंसिडेंट रे हुआ। इसके बाद एक ग्लास प्रिज्म हुआ, तो ग्लास प्रिज्म हुआ तो जाहिर सी बात है कि टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा, तो ई और एफ जो हुआ वो रिफ्लेक्टेड रे हुआ, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है। और जैसे ही इस प्रिज्म से बाहर आते हैं तो एफ और एस क्या होगा, इमर्जेंट रे हुआ। तो पी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इमर्जेंट रे, एफ एस इमर्जेंट रे यहाँ पर हुआ। ए जो है एंगल ए जो है यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म है, आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और आर जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ई जो है इमर्जेंट एंगल है। अब यहाँ पर डी जो है, अब यहाँ से यहाँ तक ए डेविएशन हो जाएगा, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। इस पे बोल कह रहे हैं अगर मान लीजिए कि एक सिंपल सा रेयर मीडियम ही रहता तो लाइट जो है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन वाले जो फिनोमेना है उसको फॉलो करती और लाइट सीधे निकल जाती। लेकिन क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम बीच में आ रहा है, ग्लास प्रिज्म डेंसर मीडियम का काम कर रहा है, तो लाइट जो टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई। उसी चीज को इसमें बता रहा है कि पी इज इंसिडेंट रे, एफ इज रिफ्लेक्टेड रे, एफ इज इमर्जेंट रे, जैसा कि मैंने बताया अभी। एंड द सेकंड सरफेस एसी लाइट रेज एज एंटर फ्रॉम द ग्लास टू एयर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर एयर टू ग्लास इंटर कर रहा है और यहाँ पर ग्लास टू एयर इंटर कर रहा है। इस बात को याद रखिएगा। तो ग्लास एयर टू ग्लास इंटर करेगा तो इंसिडेंट रे, और जैसे ही ग्लास टू एयर इंटर करेगा तो वहां पर इमर्जेंट रे हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट हो रहा है डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन ग्लास प्रिज्म के थ्रू, द प्रिज्म हैज प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट व्हाइट light into the band of colors. Note that colors that appears at the two ends of the color band. देखिए व्हाइट लाइट को अगर आप पास कराइएगा तो किसी ग्लास प्रिज्म से तो स्प्लिट होता है, स्पेक्ट्रम होता है, वहां पर 7 कलर के रूप में स्प्रेड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम लोग इस चीज को, जैसे यहाँ पर देखो व्हाइट लाइट इंटर किया, व्हाइट लाइट इंटर किया ग्लास प्रिज्म के साथ, ग्लास प्रिज्म में जैसे व्हाइट लाइट इंटर किया तो 7 कलर में स्प्लिट हो गया। तो 7 कलर में इसके स्प्लिट होने के को ही स्पेक्ट्रम कहा जाता है। याद रखना इस बात को। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, एयर एक रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम की तरफ मूव करेंगे तो 7 कलर के रूप में स्प्लिट हो जाते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम।
different colors of different colors of lights, ठीक है, bend into different parts। तो इस स्पेक्ट्रम होता है 7 पार्ट में। और एक चीज और यहाँ पर जो जानने वाली बात है, देखो एक बात हम देखते हैं कि सारे जो कलर होते हैं उनका एयर में स्पीड सेम होता है, एयर में कोई स्पीड में डिफरेंसेस नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही ग्लास स्लैब में यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो जो वेलोसिटी होता है किसका, वेलोसिटी जो होता है रेड का वो बढ़ जाता है, जबकि वॉलेट उसका कम हो जाता है। तो क्योंकि इसका रेट का वेलोसिटी बढ़ जाता है इसलिए इसमें डेविएशन सबसे कम होता है, और वॉलेट का वेलोसिटी घट जाता है, कम हो जाता है, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा डेविएशन होता है। सेकंड पॉइंट, आप देखते हो कि ट्रेन में या जो ट्रैफिक लाइट्स होते हैं वहां पर रेड सिग्नल यूज किए जाते हैं, या ट्रेन को रोकना रहता है तो लाल कपड़ा से किया जाता है। इसका क्या कारण, इसका कारण कि लाल को रेड को हम बहुत दूर से देख सकते हैं। वाई, क्योंकि इसके पीछे जो रीजन है कि रेड का जो वेवलेंथ होता है वो बड़ा होता है, लॉन्ग होता है, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, ठीक है। और वायलेट का वेवलेंथ काफी कम होता है, ठीक है। तो वेवलेंथ कम होता है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। नंबर ऑफ वेवलेंथ को है तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो ये वायलेट के लिए हो गया, और ये किसके लिए हो गया, ये आपके रेड के लिए हो गया। अब उसको वीडियो के थ्रू दिखाया गया, ठीक है, वीडियो के थ्रू कि कैसे किसी सोर्स से लाइट आ रहा है, लाइट आने के बाद प्रिज्म से पास होकर के कैसे उसका स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, कैसे स्प्लिट होकर के 7 पार्ट में फॉर्म होता है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं वीडियो के थ्रू। देखिए लाइट आया और 7 पार्ट में यहाँ पर स्प्रेड हो गया, जिसको हम लोग एक जो स्क्रीन है उस पर प्राप्त किया, जिसमें ऊपर में रेड है और नीचे में वॉयलेट है। रेड में सबसे कम डिविएशन, वॉयलेट में सबसे ज्यादा। और इसके फर्स्ट लेटर को ही लर्न करने का एक प्रोसेस होता है। If violet with your violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, और तभी तो यहाँ पर with your बना। ये चीज याद रखिएगा। तो कुछ ऐसे नई टेक्निकल चीजों के थ्रू आपको समझाया जा रहा है ताकि आपकी ये सब जो बातें हैं वो आपको इजीली समझ में आए और माइंड में स्ट्राइक करे, हमेशा के लिए उससे हो जाए। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि व्हाइट लाइट को अगर हम प्रिज्म से पास करा रहे हैं और फिर उसी प्रिज्म से जो 7 आपके स्पेक्ट्रम वाले कलर आए, फिर हम क्या कर दिए कि प्रिज्म को रिवर्स कर दिया और फिर उस 7 कलर को पास कराए तो व्हाइट लाइट गेन कर सकते हैं। हाँ ये चीज है, और न्यूटन ने इस चीज को करके दिखाया। Isaac Newton was the first to use a glass prism to obtain the spectrum of sunlight. He tried to split the colors of spectrum of white light further by using another similar prism. यहाँ पर एक क्या है, नॉर्मल सा प्रिज्म में इससे व्हाइट लाइट को पास कराया तो रेड और वायलेट के रूप में स्प्लिट हुआ, और रेड और वायलेट को पास कराया तो यह क्या हो गया, व्हाइट लाइट बन गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। This allowed all the colors of spectrum to pass through the second prism. He found a beam of white light emerging from the other side of the second prism. यहाँ पर क्या इमर्ज हो रहा है, तो beam of white light इमर्ज हो रहा है। This observation gave Newton the idea that the sunlight is made up of 7 colors. Sunlight जो है 7 colors से मिल करके बना हुआ है। ये आइडिया न्यूटन ने ही दिया after this experiment. अच्छा, जो डिफरेंट जो रेनफॉल होने के बाद जो हम लोग को डिफरेंट आपके फॉर्म देखने को मिलते हैं, जिसमें सनलाइट जो है अलग अलग 7 कलर्स के रूप में देखने को मिलता है, ये कैसे होता है, इसके पीछे मेन रीजन क्या है। आप हमेशा याद रखोगे कि ये बारिश के बाद ही होता है, और इसमें जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, उसका मेन रोल होता है। After rain shower, it is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere. Atmosphere में tiny water droplets present रहते हैं। A rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun. The water droplets act as like a small prism. वाटर ड्रॉपलेट जो है स्मॉल प्रिज्म की तरह काम करते हैं। They refract and disperse the incident sunlight, then reflected it internally and finally refract it again and it comes out of the raindrop. देखिए इसको भी वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई ताकि चीजें आपको ज्यादा समझ में आए,
ठीक है। तो पहले तो एक इमेज देख ली, सनलाइट, रेन ड्रॉप्स, और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड होने के बाद इस रीजन में आ जाता है। द वाटर ड्रॉप्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, जो वाटर ड्रॉप्स छोटे से प्रिज्म की तरह काम करते हैं। दे रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, then reflect it internally and finally refract again when it comes out other the raindrop। जब रेनफॉल होती है तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं प्रिज्म की तरह काम करते हैं, और जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आएगा तो रिफ्लेक्शन होगा ही। इस पॉइंट इस चैप्टर का की टर्म है। Due to disperse of light, internal reflections, different colors, reactions, and observe the eye। क्या देखिए, इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफरेंट कलर्स, रिएक्शंस, और यहाँ पर जो क्या होता है आई के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, इसलिए जो सनलाइट है और डिफरेंट कलर्स के रूप में टूटते हुए दिखता है। इस थोड़ा वीडियो के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। ये सनलाइट सोर्सेस हो गया, और यहाँ पर आपके वाटर ड्रॉपलेट्स हो गया, और वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पर फॉल हुआ, ठीक है। फॉल होने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पर फॉल हुआ, फॉल होने के बाद यहाँ देख लो, ये ड्रॉपलेट्स यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएगा, सेवन कलर के रूप में ह्यूमन आई की तरफ पहुंचेगा। तो एक रेयर मीडियम आफ्टर डेंसर मीडियम, और यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो गया और सेवन कलर आपको अपीयर हो गया। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता क्या, थोड़ा सा टर्म वाइज समझते हैं हम लोग। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस, क्योंकि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेज होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और इसीलिए एक रेयर मीडियम से थोड़ा सा डेंसर मीडियम की तरह एक्ट करता है, और अगर डेंसर मीडियम होगा तो रिफ्लेक्शन होगा ही। आपके सन, आपके जो स्टार होते हैं उसके ट्विंकलिंग के पीछे भी मेन रीजन यही रहेगा। द apparent random wavering or flickering of the object seen through a turbulent stream of the hot air rising above the fire or a radiator। सबसे सिंपल सा, दिवाली के टाइम में बच्चे जो है हाइड्रोजन वाले जो आपके कुछ लाइट्स होते हैं उसको जलाते हैं, जैसे गर्म होता है ऊपर उठने लगता है, लाइट वेट होने के बाद एयर अपलिफ्ट होने लगते हैं, ऊपर उठने लगते हैं, और कूल होने के बाद वो ग्राउंड पर रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा जब आप लाइट वेट रहिएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा जब आप क्या रहेगा, आप हेवी वेट रहिएगा, यानी कि कूल एयर रहिएगा तो आपका वेट ज़्यादा होगा, और अगर आप लाइट वेट रहिएगा तो आप लेस डेंस रहिएगा, तो उस केस में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। This apparent position of star is not stationary, as the path of the rays of light coming from the star goes on varying slightly। जैसे स्टार एक तो बहुत ज्यादा दूर है, और जो स्टार की तरफ से हमारे पास लाइट आती है वो उसको डिफरेंट लेयर से, एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर से पास होकर के हमारे पास आना पड़ता है। और पहले ही बोला कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स या और भी बहुत सारे सबस्टांसेस हैं जो उसको एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरह बना देता है, और इसके कारण रिफ्रैक्शन होता है, और सनलाइट, स्टार लाइट जो है हमारे पास कंटिन्यू नहीं आता है, वो रुक रुक करके आता है, जिसको हम ट्विंकलिंग बोलते हैं। तो फ्लिकर्स, कभी कभी वो ब्राइट अपीयर होता है और कभी कभी डार्क अपीयर होता है। Since the physical condition of the refractive medium air are not stationary, the apparent stationary नहीं होता, इसमें बहुत सारे चेंजेस होता है। Position of the object as seen through the hot air fluctuates। This wavering is thus an effect the atmospheric refractions of light by the Earth's atmosphere on a small scale in our local environment। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन जो है हमारे लोकल इन्वायरमेंट में भी देखने को मिलता है, सेम फिनोमेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले फिनोमेना पे वर्क करते हुए। The twinkling of a star is similar phenomena on much larger scale। Let us see how we can explain it। Twinkling of star भी इसी का पार्ट होता है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। The starlight on enters the Earth's atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the Earth। अर्थ पे पहुंचने से पहले इसमें बहुत सारे रिफ्लेक्शंस होते हैं। The atmospheric reflections occur in a medium of gradually changing refractive index। atmospheric reflections तभी होता है जब refractive index change होता है। Since the atmosphere bends starlight towards the normal, the apparent position of the star is slightly different from its actual position। जो स्टार का
अभी जो नॉर्मल पोजीशंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है उसके स्टार्टिंग के पोजीशन से। स्टार अपीयर स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड नियर द हॉरिजन। हॉरिजन का मतलब जहाँ पे स्काई और अर्थ मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वहां पर जाकर के अगर आप स्टार को देखोगे, स्टार जो है अपने पोजीशन से थोड़ा सा हाइट पे दिखता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन। This apparent position of the star is not stationary, as the path of light coming from the star goes on varying slightly. The apparent position of the star fluctuates and the amount of starlight entering the eye flickers. The stars sometimes appear brighter and sometimes other time appear fainter. कभी कभी ये जो स्टार होते हैं ब्राइटर अपीयर होते हैं, कभी कभी फेंटर अपीयर होते हैं। और इसके पीछे मेन रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, कारण मीडियम चेंज हो रहा है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रहा है, और तब लाइट कहाँ जाएगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। The total variation in the amount of light entering our eye from all the individual point size sources will average out to the zero, thereby nullifying the twinkling effect. Twinkling effect को हम nullifying कर देंगे कैसे? The total variation in the amount light entering our eye from the individual point size source all average out to zero. तो एक रेयर केस में ही पॉसिबिलिटी है जहाँ पर आपको स्टार ट्विंकलिंग करते हुए ना दिखे, क्योंकि वो पड़ोसी नहीं, बगल से जाकर आप लेते आओगे। वो चीज समझाया आपको कि अगर कोई बच्चा हॉरिजन पे रहेगा तो वहां पर एग्जैक्ट पोजीशन से थोड़ा सा हाइट पे या उसको पोजीशन चेंज होते हुए दिखेगा। एडवांस सनराइज एंड एडवांस सनसेट, 2 मिनट का डिफरेंस रहता है सनराइज और सनसेट में। द एक्चुअल एंड अपेरेंट पोजिशंस, the actual and apparent position of the sun with the respect to horizon, the time difference between actual sunset and apparent sunset is about 2 minutes. A भी the sun with respect to the horizon, horizon के सेंस में जहाँ पे अर्थ और स्काई मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वहां पर भी आपको 2 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलता है। The apparent flattering the sun disk at the sunrise and sunset is also due to the same phenomena. Sunrise और sunset वाले केस में भी सेम phenomena अप्लाई होता है। 2 मिनट लेट अपीयर होना या 2 मिनट अर्ली अपीयर होना, इसमें भी सेम phenomena अप्लाई होता है। वेट 1 मिनट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट के स्कैटरिंग क्यों होता है, कैसे होता है, और सबसे ज्यादा कौन सा कलर स्कैटर्ड होता है? सबसे ज्यादा ब्लू स्कैटर्ड होता है, इसीलिए स्काई ब्लू अपीयर होता है। The interplay of light with the object around us gives rise to several spectacular phenomena in nature. The blue color of sky, color of the water in deep sea, the reddening of the sun at the sunrise and sunset. Sunrise और sunset के टाइम में सन का कलर रेड होना, स्काई का कलर ब्लू होना, और वाटर का कलर जो होता है वो भी ब्लू होना, ये सब सारे जो है ये आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एग्जांपल है। These are the some wonderful phenomena we are familiar with in the previous class. You learned about the scattering of light by collider particles. Scattering of light previous class में हम लोग पढ़े collider particles के थ्रू होते थे। तो देखते हैं ना collider particles होते क्या है, क्या Tyndall effect के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Tyndall effect, the Earth atmosphere is heterogeneous mixture of net particles. अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है heterogeneous mixture है, अलग अलग पार्टिकल्स का। These particles include smoke, tiny water droplets, suspended particles of dust and molecules of the air. ये सारे जो है मेजर फैक्टर इसके पीछे। When a beam of light strikes such fine particles, the path of the beam becomes visible. Beam of light अगर fine particle से पास करता है तो उस केस में beam of light आपको दिखते हुए प्रतीत होता है। The light reaches us after being reflected diffusely by these particles. The phenomena of scattering of light by the colloidal particles gives rise to the Tyndall effect. वो phenomena जिसमें scattering of light by the colloidal particles के द्वारा अगर ये चीज होगा give rise to the Tyndall effect, तो क्या होगा? वो टिंडल इफेक्ट होता है जिसमें आप देखो कैनोइड जो डेंस फॉरेस्ट होता है उसके बीच में जो गैप रहता है उसमें रे इंटर करते हैं, तो रे में डस्ट पार्टिकल्स जैसा अपीयरेंस आता है।
Well, this phenomena is seen in the fine beam of sunlight enters the smoke-filled room through a small hole. The scattering of light makes the particle visible. Tyndall effect can be observed when the sunlight passes through a canopy of a dense forest. अभी बताया आपको कि टिंडल इफेक्ट कब देखने को मिलेगा, जब कैनोपी से पास करता है सनलाइट, तब tiny water droplets in the mist scatters light. Tiny water droplets की भी प्रेजेंस वहां पर रहती है. The color of the scattered light depend on the size of the scattered particles. The color of the scattered light की जो कलर होते हैं ब्लू अपेयर होगा, ठीक है, स्कैटरिंग के बाद, लेकिन रेडिस भी, क्योंकि सनराइज और सनसेट में टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी. कर लिया हम लोग. वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर्ड मेनली ब्लू लाइट व्हाइल पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज स्कैटर्ड लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ. जिसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, लार्जर साइज होते हैं, उसके वेवलेंथ बड़े होते हैं. वाई इज द कलर ऑफ इसके क्लियर स्काई ब्लू. आखिर क्लियर स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? क्योंकि ब्लू जो है इसका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है. The molecules of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of the visible particles. Wavelength जो होता है visible particles से उससे थोड़ा अलग होता है. These are more effective in scattering light of the shorter wavelength at the blue end with the light of the longer wavelength at the red end. Longer wavelength होता है red end और इसके बाद shorter wavelength होता है blue end. इसके through the scattered blue light enters our eyes. If the earth had no atmosphere, there would not have been any scattering, then the sky would have looked dark. अब यहाँ देख लो, there are more effective in scattering light of the shorter wavelength at the blue end and the light of the longer wavelength at the red end. नीचे से आएंगे तो विव्यूअर, यानी कि ब्लू के पास क्या होता है, वेवलेंथ छोटा होता है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा. रेड के पास क्या होता है, वेवलेंथ ज्यादा रहता है तो फ्रीक्वेंसी कम रहेगा, क्योंकि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो एक बढ़ेगा. The scattered blue light enters our eyes. If the earth had no atmosphere, there would not have been any scattering. अगर अर्थ के पास एटमोस्फेयर ही नहीं रहेगा तो उसके पास क्या होगा, कोई स्कैटरिंग नहीं होगा, क्योंकि वो मीडियम सेंस नहीं होगा. और स्कैटरिंग के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा लाइज किया. द स्काई वुड हैव लुक डार्क. और इस केस में स्काई कैसा लगता है, पूरी तरह से डार्क. इस तरह से पार्ट 2 वीडियो हम लोग कंप्लीट करते हैं. इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट रहा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं. आपके बीच कोई प्रॉब्लम रहेगा आप क्वेश्चन भेजिए, 24/7 हमारी टीम आपको रिप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऐप, आपको पता है कि ऐप प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, तो जो भी बच्चे हैं वो क्या करेंगे कि ऐप से नोट्स निकाल लेंगे, एमसीक्यू टेस्ट दे लेंगे, क्वेश्चन आंसर और वीडियोस. ये 4 चीजें रिक्वायर्ड है. अगर आपके पास ये 4 चीजें हैं तो आप बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कीजिएगा. लेकिन नहीं भी है तो आपको घबराना नहीं है. क्यों? क्योंकि एसएसटी की पाठशाला उस चारों चीज आपको प्रोवाइड करने वाला है. बस आपको काम करना है, म्यूचुअल जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको बना करके रखना है. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ.